नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि 6 वह कानूनी तरीका जिससे आप अपनी संपत्ति का ट्रांसफ़र कर सकते हैं या संपत्ति को एक आदमी के हाथ से दूसरे आदमी के हाथ में दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें किस ट्रांसफ़र में स्टाम्प ड्यूटी सबसे कम लगता है। आइए इसी बिंदु पर आज का वीडियो है, इस पर विचार करें। दोस्तों, हमारे वीडियो के सुधी दर्शकों ने अनेकों प्रश्न किया कि सर सबसे अच्छा कौन सा तरीका है जिसके द्वारा हम अपनी संपत्ति को ट्रांसफ़र भी कर दें और उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन चार्ज भी कम लगे और साथ साथ स्टाम्प ड्यूटी भी कम लगे। तो आइए दोस्तों, आज उन्हीं दर्शकों के लिए यह एकमात्र वीडियो है। दोस्तों, किसी भी संपत्ति का अगर खरीद बिक्री करना हो तो एक तरीका है सेल डीड के द्वारा, यानी विक्रय पत्र के द्वारा। विक्रय पत्र के द्वारा जब आप संपत्ति को बेचने जाएंगे, वैसी परिस्थिति में संपत्ति के वैल्यूएशन के अनुसार आपको स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, यानी स्टाम्प ड्यूटी उसमें 8 से 10% के आसपास लगता है। दोस्तों, अब कहें वैल्यूएशन कैसे तय किया जाता है, तो दोस्तों वैल्यूएशन तय करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है सर्कल रेट, जिसे आप गूगल पर जाकर के अपने राज्य के वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ डीएलसी यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को खोलना होगा और उसमें अपने गांव का जहाँ पर वो ज़मीन स्थित है, जहाँ वो प्रॉपर्टी स्थित है, उसके बारे में क्लिक करना होगा और तब जाकर के आपको प्रॉपर्टी का डीएलसी यानी सर्किल रेट सामने आ जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, ज़मीन की पूरी भौगोलिक स्थिति, उसके आगे रोड है या नहीं है, या लैंडलॉक ज़मीन है, किस प्रकार का ज़मीन है, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। दूसरा तरीका है रेट तय करने का किसी भी प्रॉपर्टी का दोस्तों, मार्केट रेट, यानी अगल बगल का ज़मीन उस रेट पर कितने वैल्यू में बिका, क्या उसकी कीमत थी। तो आप दोस्तों जनरली लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं डीएलसी के रेट के अनुसार ही, यानी सर्कल रेट है, क्योंकि सर्कल रेट हमेशा मार्केट वैल्यू से कम होता है। इसीलिए जब भी आप किसी ज़मीन की खरीद बिक्री में सेल डीड एग्जीक्यूट कराएं तो आप सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प ड्यूटी पेड करें। अगर मार्केट रेट पर जाएंगे तो काफ़ी स्टाम्प ड्यूटी देना होगा। दोस्तों, जब आप किसी महिला के नाम पर संपत्ति खरीद या बिक्री करते हैं तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी 1 से 2.5% तक कम लगता है। दूसरा तरीका है दोस्तों गिफ्ट डीड के द्वारा। इस तरह के संपत्ति हस्तांतरण में या ट्रांसफ़र में किसी भी तरह का कंसिडरेशन नहीं होता है, यानी पैसे कौड़ी की सवाल नहीं होती। सिर्फ लव एंड अफेक्शन में ही संपत्ति किसी को दान दिया जा सकता है। दोस्तों, इसका भी स्टाम्प ड्यूटी सेल डीड के स्टाम्प ड्यूटी से थोड़ा सा कम है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सेल डीड के बराबर ही स्टाम्प ड्यूटी डीड ऑफ गिफ्ट में भी है। अन्य राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी सेल डीड से कुछ कम है। दोस्तों, तीसरा है दोस्तों तरीका संपत्ति ट्रांसफ़र करने का, पावर ऑफ अटर्नी। दोस्तों, आप किसी को अपना पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं और संपत्ति उसके कब्जे में देते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी संपत्ति ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या कानूनन ऐसा वैलिड है? क्या कानून ये कहता है कि मात्र पावर ऑफ अटर्नी दे देने से आप उस संपत्ति का ट्रांसफ़र कर दिए? आइए दोस्तों, इस पर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, प्रकाश लैंप इंडस्ट्रीज वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। इसका स्पेशल लीव पिटीशन नंबर है दोस्तों 13,917 ऑफ 2009। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 11 अप्रैल 2011। इस उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है, आप अपने जजमेंट में यह प्रावधान किया कि मात्र पावर ऑफ अटर्नी दे देने से आप अपने संपत्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पावर ऑफ अटर्नी के साथ साथ एग्रीमेंट फॉर सेल भी देना होगा। साथ ही साथ पावर ऑफ अटर्नी होल्डर अगर उस संपत्ति को किसी को विक्रय कर दे, वैसी स्थिति में उसका जो कंसिडरेशन मनी है, जो बिक्री का कीमत है, उसे उसके मालिक को देकर के, ज़मीन मालिक को देकर रिसीव लेना होगा, तब जाकर के विक्रय आपका कंप्लीट होगा। इस तरीके से भी अगर आप संपत्ति ट्रांसफ़र करते हैं दोस्तों, वैसी परिस्थिति में भी स्टाम्प ड्यूटी काफ़ी कम लगता है। अब चौथा तरीका है दोस्तों संपत्ति ट्रांसफ़र करने का, जो वैधिक तरीका है, विल के द्वारा। विल यानी वसीयत। दोस्तों, वसीयत उसे कहते हैं कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने संपत्ति के बारे में, कि उस व्यक्ति के मरने के बाद उस संपत्ति का मालिक कौन होगा या उसकी व्यवस्था कैसे होगी, एक दस्तावेज लिख करके छोड़ जाता है। इस दस्तावेज को हम वसीयत कहते हैं दोस्तों, यानी मरने के बाद संपत्ति का मालिक कौन होगा। दोस्तों, इसमें स्टाम्प ड्यूटी बहुत कम ही लगता है। सादा पन्ने पर भी बिल वसीयत लिख दिया जाता है। जब वो व्यक्ति मर जाता है जिसने बिल एग्जीक्यूट किया, जिसने बिल का निर्माण किया, अगर वह व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद बेनिफिशियरी यानी जिसके नाम पर बिल एग्जीक्यूट किया गया था, वह उस बिल को लेकर के सर्किल में जाएगा, जहाँ पर कि तहसीलदार बैठे होते हैं, और संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा लेगा। इसमें कोई खास स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान नहीं है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि प्रोबेट बिल का प्रोबेट कराया जाता है, जैसे बिहार है, एमपी है। दोस्तों, इन राज्यों में बिल का प्रोबेट कराना जरूरी है। प्रोबेट कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में जाना होगा और वहाँ पर आपको स्टाम्प ड्यूटी के बराबर कोर्ट फीस जमा करनी पड़ सकती है।
हाँ दोस्तों, अगर बिल में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसे चैलेंज भी किया जा सकता है। अब पांचवा तरीका है दोस्तों रेलिक्विशमेंट डीड के द्वारा, हक त्याग विलेख के द्वारा। दोस्तों यह सिर्फ परिवार में ही किया जाता है, परिवार से बाहर व्यक्तियों के लिए नहीं। जब कोई पैतृक संपत्ति या ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो, उसमें अगर एक से अधिक सहभागी हो, अंशधारी हो, जैसे मान लीजिए 5 अंशधारी हैं और 4 अंशधारी सोचे कि सारी संपत्ति एक ही को दे दो, तो एक हस्तक विलेख लिखेंगे जिसे हम रेलिक्विशमेंट डीड कहते हैं, हक त्याग विलेख कहते हैं दोस्तों। उस विलेख पर वो चारों लिख देंगे कि नहीं, ये सारी संपत्ति हम फलाने भाई को दे दिए। वैसी परिस्थिति में वह जो भाई जिसके नाम पर रेलिक्विशमेंट डीड लिखा गया है वह तहसील में जाएगा और उसी विलेख के आधार पर अपने नाम पर संपत्ति ट्रांसफ़र करा लेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगता। सिर्फ रेलिक्विशमेंट डीड लिखने में 1000 से 2000 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है दोस्तों। इसमें भी स्टाम्प ड्यूटी काफ़ी कम लगता है। यानी दोस्तों रेलिक्विशमेंट डीड के लिए स्टाम्प ड्यूटी जो है 1 से 2% के आसपास प्रॉपर्टी के वैल्यू का लगेगा। 1000, 2000 या 4000 के पेपर में आपका रेलिक्विशमेंट डीड कंप्लीट हो जा सकता है। छठा है दोस्तों फैमिली सेटलमेंट के द्वारा। इसमें परिवार के सारे सदस्य लोग बैठ करके आपस में पैतृक संपत्ति का कैसे विभाजन करें या अपनी संपत्ति को किस भाई को दे दे, इसके बारे में प्रावधान किया गया है दोस्तों। परिवार में एक डीड बनाया जाता है जिसे मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट कहते हैं। इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जिसमें 1000 से 2000 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। बाकी किसी प्रकार का कोई भी स्टाम्प ड्यूटी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने में नहीं लगता है दोस्तों। तो इस प्रकार आप देखें दोस्तों कि उपरोक्त 6 वैधानिक तरीका है, लीगल प्रोसेस है, जिसके अंदर में आप अपनी संपत्ति का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन सबसे कम स्टाम्प ड्यूटी जो है, अगर परिवार में संपत्ति ट्रांसफ़र करना है तो फैमिली सेटलमेंट के द्वारा करें या रेलिक्विशमेंट डीड के द्वारा करें। अगर किसी बाहर को भी करना है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो मैं कहूँगा दोस्तों विल के माध्यम से करें, न कि सेल डीड और गिफ्ट के माध्यम से, क्योंकि सेल डीड और गिफ्ट में काफ़ी स्टाम्प ड्यूटी लगता है, विल के अंदर में बहुत कम स्टाम्प ड्यूटी न के बराबर लगता है दोस्तों। तो दोस्तों देख रहे होंगे कि जो आज मेरे वीडियो का टॉपिक था 6 वह वैधानिक तरीका जिसके अंदर में आप अपनी संपत्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे के नाम, और किस तरीके में स्टाम्प ड्यूटी सबसे कम लगता है। तो दोस्तों यहीं पर अब हमारा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।